हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 23 जून 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे हैं यार, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करें, चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि एक तो जो डेली क्विज हो रहा है वहां पे वो अटेम्प्ट कर सको, और साथ में जितनी भी इंफो मिल रही है वो भी आपको वहां पे मिल सके। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बन गई है इंडिया की जिसमें बालिका पंचायत जो है वो स्टार्ट की गई है? मतलब इसमें गर्ल पंचायत के नाम से जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है। मतलब इसमें जो पंच होगा, जो सरपंच होगा, वो एक लड़की होगी, और ये स्टार्ट किया गया दोस्तों गुजरात के अंदर। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गुजरात ऐसी पूरे इंडिया की पहली स्टेट बन गई है जिसमें गर्ल पंचायत या बालिका पंचायत जो है वो स्टार्ट की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका मेन मकसद यही है कि सोशल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे जो है वो बच्चों की डेवलपमेंट हो सके, गर्ल चाइल्ड की जो है वो डेवलपमेंट हो सके। और जो भी लड़कियों के साथ हो रहा है, लाइक चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है, बचपन में ही विवाह किया जाता है, दहेज के लिए उनको तंग किया जाता है, ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या कर दी जाए, खत्म की जाए। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो बच्चे हैं अभी जिनके साथ जो है वो स्टार्टिंग से ही गलत होता जा रहा है, खास करके अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको दूर किया जा सके, और साथ में गर्ल चाइल्ड के अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज पैदा की जा सके, ताकि फ्यूचर में वो पंचायत के अंदर भी अपने इलेक्शन लड़ सकें। तो बालिका पंचायत का जो इनिशिएटिव है वो कुछ गांव में स्टार्ट किया गया है, जैसे कुनारिया गांव, मस्क गांव, या मोतागुआ गांव, या वत्सर गांव के अंदर, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। तो एग्जामिनर आपको यहां पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ सकता है। तो जो मेंबर्स होंगे बालिका पंचायत के वो नॉमिनेटेड होंगे, एज सच इलेक्टेड नहीं होंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत के नॉमिनेटेड होते हैं। और मेंबर्स जो बालिका पंचायत के होंगे वो 6 वार्ड में से लिए
लिए जाएंगे, जो कि अनॉनिमसली अनकंटेस्टेड इलेक्शंस होंगे, मतलब एक तरह से नॉमिनेटेड मेंबर्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो गर्ल्स होंगी वो बेसिकली आप कह सकते हो कि पार्टिसिपेट करेंगी जैसे अडल्ट विलेज जो है वो काम करता रहता है। मतलब एक तो काम कर रहा है कि 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं उस गांव के, उनकी अपनी ग्राम सभा बनी हुई है, वो तो काम करेगी, लेकिन ये भी जो है वो साथ में काम करेगी। लेकिन इसका मेन मकसद सिर्फ यही होगा, जो औरतों के खिलाफ या लड़कियों के खिलाफ जो कुछ गलत हो रहा है उन इश्यूज को वहां पे देखेंगे। और इसमें जो यंग फीमेल्स होंगी वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, 10 से लेकर 21 साल तक की लड़कियां जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और आपने एक बात इसमें और याद रखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक बार इसके बालिका पंचायत के इलेक्शन एक गांव में हो भी चुके हैं, और वो गांव है हमारे पास कुनारिया गांव। याद रखना है, कुनारिया गांव जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है गुजरात में, उसमें ये इलेक्शंस हो चुके हैं। और उसमें ऐसी पहली 20 साल की लड़की है जो कि वहां की सरपंच बनी है, और उसका नाम है उर्मी अहीर। याद रख सकते हो नाम, उर्मी अहीर केवल 20 साल की हैं, जो बालिका पंचायत के अंदर सरपंच बनी है कच्छ डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर कुनारिया गांव में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पहली स्टेट पूरे इंडिया के अंदर जिसमें बालिका पंचायत जो है वो स्टार्ट की गई है, ताकि लड़कियों के साथ जो चीजें गलत हो रही हैं उनको फ्यूचर में लीडरशिप क्वालिटीज के साथ आगे बढ़ाया जा सके, ये गुजरात ने स्टार्ट किया है। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर हमारे पास भूपेंद्र पटेल जी हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who is appointed as India's permanent representative to the United Nations in New York? मतलब इंडिया का कोई ऐसा बंदा जो यूनाइटेड नेशन में एज ए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है, तो हम एक ऐसे सीनियर डिप्लोमेट को वहां पे अपॉइंट करते हैं। तो इससे पहले ये पोजीशन टीएस त्रिमूर्ति जी के पास थी, लेकिन अब उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, तो रुचिरा कंबोज को जो है वो बना दिया गया है इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। जो इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको? न्यूयॉर्क के अंदर। और आप याद रख सकते हो कि वो ऐसी पहली महिला एम्बेसडर हैं इंडिया से जो कि किंगडम ऑफ भूटान में एज ए एम्बेसडर लगी थी, और टीएस त्रिमूर्ति की जगह जो है वो लेंगी इंडिया की एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन में। तो आपको पूछा जा सकता है कि पुराने एम्बेसडर कौन थे वहां के, तो टीएस त्रिमूर्ति थे, लेकिन अब ये जगह जो है वो किसके पास चली गई है? रुचिरा कंबोज के पास चली गई हैं। रुचिरा कंबोज जो है वो 1987 की इंडियन आईएफएस आप कह सकते हो, इंडियन फॉरेन सर्विस बैच की ऑफिसर हैं, और इससे पहले ये भूटान में जो है वो अभी इंडिया के एज एम्बेसडर काम भी कर रही हैं, और इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन टॉपर के तौर पे जो है वो रैंक हासिल किया था 1987 की सिविल सर्विसेज बैच के अंदर, और 1987 का ही जो इंडियन फॉरेन सर्विस का बैच था उसमें भी ये टॉपर रह चुकी हैं। तो 2006 से लेकर 9 तक इंडिया की काउंसिल जनरल केप टाउन के अंदर भी रह चुके हैं साउथ अफ्रीका में, तो अलग अलग पदों पर काम कर चुकी हैं, लेकिन अभी ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी हैं यूनाइटेड नेशन में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। लेकिन दोस्तों याद रखना है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 193 मेंबर कंट्रीज हैं, और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और आपने एक बात और याद रखनी है, जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रही हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटमेंट्स है। जैसे विनय क्वात्रा का नाम देख रहे हो, ये रिसेंटली इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी लगाए गए हैं। संजीव बजाज, ये इनको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट लगाया गया है। और निधि छिब्बर, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्योंकि ये चेयरपर्सन लगाई गई हैं सीबीएसई की। सीबीएसई का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको गोल्ड मेडल जो है वो मिला है क्वार्ताने गेम्स 2022 के अंदर, और ये गेम्स जो हैं वो कौन सी जगह पे खेली गई हैं? तो दो चीज़ों के आंसर इसके अंदर आपने मुझे बताना है कि क्वार्ताने गेम्स के अंदर गोल्ड कौन जीत के लेके आया है, और ये जो है वो गेम्स कहाँ पे हुई हैं। तो क्वार्ताने जो है वो दोस्तों एक फिनलैंड की जगह है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वो कौन सी कंट्री होगा, फिनलैंड। और एक ही प्लेयर है जिसको गोल्डन बॉय के नाम से नाम दिया गया, और वो है नीरज चोपड़ा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जैवलिन थ्रोअर, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा जी। उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है जैवलिन थ्रो इवेंट के अंदर, और उन्होंने जैवलिन को थ्रो किया था 86.69 मीटर की दूरी पे, जो कि क्वार्ताने गेम्स में उन्होंने इसको जीता है, और क्वार्ताने जगह जो है वो फिनलैंड में है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट टॉप पोडियम फिनिश है इस सीजन की, मतलब सबसे ऊपरले रैंक पे जो है वो 2022 में पहली बार जो है वो नीरज चोपड़ा को मिला है। और नीरज चोपड़ा का प्रीवियस नेशनल रिकॉर्ड जो है वो 88.07 मीटर है, जो कि पटियाला के अंदर उन्होंने मार्च 2021 में बनाया था। और गोल्ड मेडल ऑलरेडी ये जीत चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। इनका थ्रो था 87.58 मीटर, जो कि 7 अगस्त 2021 को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो क्वेश्चन को चाहे आप स्लाइड से भी याद रखें, क्वार्ताने गेम्स, क्वार्ताने फिनलैंड में है, तो वहां पे गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा हैं।
इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक बताना है आपने ग्लोबल लेवल पे गोल्ड रिसाइकलिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2021, और ये रिपोर्ट है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसने दी है, पहले तो ये याद रखना है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है दोस्तों, एक उसने इस रिपोर्ट को दिया है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्री ने कितना गोल्ड जो है वो रिसाइकल किया है। तो 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया का रैंक है वो 4th है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो आप देख सकते हो इंडिया का रैंक 4th है। रिसाइकलिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया की बढ़ चुकी है, पहले 1500 टन थी लेकिन अब 1800 टन जो है वो हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ये रिपोर्ट एस्टिमेट लगाता है कि 2013 से लेके 21 के बीच में इंडिया की गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ी है, 1500 टन से लेके 1800 टन तक जो है वो गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी हो चुकी है। और इस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे चाइना है गोल्ड रिसाइकलिंग में, उसने 168 मतलब 168 टन ऑफ गोल्ड जो है वो रिसाइकल किया है। दूसरा स्थान इटली का है, उसने 80 टन ऑफ गोल्ड रिसाइकल किया है। और तीसरा स्थान यूएसए का, उसने 78 टन गोल्ड जो है वो रिसाइकल किया है। और चौथा स्थान इंडिया का, उसने 75 टन ऑफ गोल्ड जो है वो रिसाइकल किया है। और इंडिया में आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा कम डाटा इसलिए भी है क्योंकि जीएसटी जिस तरह से लगा उसके कारण जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आया, कोविड-19 उसके बाद आ गया, या और कई आप कह सकते हो इकोनॉमिक फैक्टर सामने आए जिसके बाद आप कह सकते हो कि रिफाइनिंग प्रोसीजर, प्रॉफिटेबिलिटी या जो छोटे प्लेयर्स हैं उसमें ये चीज़ें क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण इंडिया का रैंक जो है वो रिफाइनिंग या रिसाइकलिंग में थोड़ा सा नीचे चला गया, मतलब 75 टन ही कर पाए। और अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में जितना गोल्ड रिसाइकल हुआ है उसमें से इंडिया ने 6.5% गोल्ड जो है वो रिसाइकल किया है। तो इस डाटा को सिर्फ स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, Who has become the first ever K-pop artist from India? K-pop आर्टिस्ट जो है वो इंडिया से कौन है? ये जनरली कोरियन म्यूजिक के कारण जो है इसका नाम रखा गया है K-pop आर्टिस्ट। और इस K-pop आर्टिस्ट का एक ग्रुप है दोस्तों जिसको नाम दिया जाता है ब्लैक स्वैन। इसमें पहले जो हैं वो 4 जो हैं वो लड़कियां हैं शामिल हैं, इसमें बहुत ही फेमस सिंगर हैं जो कि कोरियन कल्चर या कोरियन पॉप म्यूजिक को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन फिलहाल इसमें 2 और जो है वो लड़कियों को ऐड कर लिया गया, जिसमें से एक इंडियन है और उस इंडियन लड़की का नाम है श्रेया लेंका। तो आंसर याद रखना है, क्या होगा, सी होगा। 18 साल की हैं श्रेया और ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं और ये फर्स्ट एवर इंडियन है जो के पॉप आर्टिस्ट जो हैं वो इंडिया से चुनी गई हैं। तो 2 नए मेंबर जो हैं वो इसमें चुन लिए गए हैं। मैंने बताया था कि पहले 4 जो हैं वो लड़कियां इसमें शामिल हैं, 2 को और चुन लिया गया है। ये ब्राज़ील से हैं और ये इंडिया से हैं। और ये साउथ कोरियन गर्ल जो है आप कह सकते हो इस म्यूजिक को, साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप को ज्वाइन करती हैं जिसका नाम है ब्लैक स्वैन। और ये डीआर म्यूजिक की तरफ से जो है वो इस ग्रुप को बनाया गया था। और गैब्रिएला डाल्सिन और ये ब्राज़ील से हैं, ये 6ठी मेंबर बनी है। और 5वीं मेंबर हमारी इंडिया की श्रेया लेंका बनी है और ये 6th मेंबर बनी है गैब्रिएला डाल्सिन। तो आपने जरूर याद रखना है कि ये 6 मेंबर का एक ग्रुप जिसका नाम है ब्लैक स्वैन साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप है जो कि इस जो कोरियन कल्चर है, कोरियन पॉप म्यूजिक है उसको आगे बढ़ाती है और उसमें एक नाम श्रेया लेंका। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से बैंक ने जो है वो अपना एक नया पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कस्टमर्स उनको आसानी हो सके, वो ऑनलाइन ही पैसे को जो है वो दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये बैंक है दोस्तों साउथ इंडियन बैंक। तो आंसर होगा डी होगा। और इस पोर्टल का नाम है SIBTF ऑनलाइन। तो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब है साउथ इंडियन बैंक ट्रांसफ़र ऑनलाइन। तो आप अपने पैसे को जो है ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर सकते हो और इसके लिए एक स्पेशल पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। और नए पोर्टल का नाम आपको यहाँ से दिख रहा है। तो और इस पोर्टल के अंदर अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ हैं ताकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, जो भी फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो किसी भी जगह पे बैठ के अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो ये जो पोर्टल है ये स्पेशली एक अलग वेबसाइट पे आपको मिलेगा जो आप कह सकते हो साउथ इंडियन बैंक का कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल है। उस पर आप जाओ और 24/7 इसको असेस कर सकते हो और इसमें पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस पोर्टल का मतलब ही ये है कि आप डिजिटलाइजेशन जो है वो कर रहे हो ताकि
क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है वो की जा सके। इसका मतलब आपको किसी भी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं अगर आपने कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो करनी है। तो इस तरह की पेमेंट्स करने से जो है वो आप कह सकते हो डिजिटलाइजेशन तो जरूर बढ़ती है, लेकिन बैंक भी जो है वो बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करता है और लोगों को भी बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी की सुविधाएं प्रदान करता है। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में याद रखें, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो हैं वो मुरली रामाकृष्णन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो थ्रूसर है जो कि केरला में है। इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, और इसका जो एमडी और सीईओ है वो हम बता चुके हैं कौन है, मुरली रामाकृष्णन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फ्रियो जो है वो याद रख सकते हो, इसको फ्रेयो भी कह सकते हो। इसने एक बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि एक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया जा सकते फ्रेयो सेव करके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रेयो या फ्रियो जो है वो एक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी सारी सुविधाएं ऑनलाइन ही प्रदान करता है, लेकिन इसने एक बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि ये सेविंग अकाउंट जो है वो लोगों को दे सकें। मतलब इस बैंक की मदद से ये सेविंग अकाउंट लोगों को प्रदान करेंगे, लेकिन जो भी ऑनलाइन मीडियम होगा लाइक एप्लीकेशन होगी, उसमें पैसे को ट्रांसफर करने की सुविधा होगी, वो इसी बैंक के द्वारा दी जाएगी, फ्रियो के द्वारा दी जाएगी। और ये बैंक है दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो फ्रियो जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, उसने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि एक डिजिटल सेविंग अकाउंट फ्रियो सेव के नाम से लोगों को पेश किया जाए। तो इस नियो बैंक का एक टारगेट है कि हम जो है वो 1 मिलियन नए अकाउंट्स हैं वो खोल सकें अगले 10 महीने में। किसकी मदद से, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की मदद से। तो फ्रियो जो है वो अपनी एक सेव एप्लीकेशन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा फ्रियो सेव एप्लीकेशन, जो कि 100% डिजिटल होगी, जिसमें आप यूपीआई पेमेंट जो है वो आराम से कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, और इवन अगर आप सेव भी करना चाहते हो पैसे को तो आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा अगर कस्टमर जो है वो बैलेंस 5 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच में रखते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्टेड दिया जाएगा। तो फ्रियो सेव जो है वो इस लॉन्च के साथ आप कह सकते हो ऐसा पहला कंज्यूमर नियो बैंक बन चुका है जो कि नियो बैंकिंग प्रोडक्ट सारे तरह के प्रोवाइड कर रहा है, लाइक सेविंग अकाउंट भी प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कर रहा है, आपको डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कर रहा है, इवन आपको वेल्थ ग्रोथ प्रोडक्ट्स भी जो है वो साथ में दे रहा है, कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें एक साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है। और फ्रियो सेव के बारे में याद रखना है कि फ्रियो सेव जो है वो ये चीज़ें अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रदान कर रहा है। उनकी ये एप्लीकेशन जो होगी वो इंग्लिश में, वो हिंदी में और तमिल में जो है वो होगी। मतलब ये एप्लीकेशन जो है वो इन तीनों लैंग्वेजेस में आपको प्रदान करेगा। और फ्रियो जो है वो इंडिया का पहला क्रेडिट लेड नियो बैंक है जो कि मनी टैप की तरफ से 2016 में स्टार्ट किया गया था। इसके को फाउंडर जो है वो अनुज कक्कड़ जी हैं, अनुज कक्कड़, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। What is the name of the first indigenously built space rocket launched by South Korea? तो साउथ कोरिया की तरफ से अपने ही कंट्री के अंदर बनाया हुआ सबसे पहला स्पेस रॉकेट, उसका नाम बताना है। उसका नाम है नूरी। नूरी का मतलब होता है वर्ल्ड। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो साउथ कोरिया ने ये इंडिजीनियसली बिल्ट स्पेस रॉकेट, जिसको आप कह सकते हो कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2, जिससे नूरी को लॉन्च किया गया नारो स्पेस सेंटर से। और नारो स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है, साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया ने इस होम ग्रोन सैटेलाइट को क्या किया है, लॉन्च किया है। इसी लॉन्च के साथ साउथ कोरिया उन 10 देशों में शामिल हो गए, मतलब वर्ल्ड का 10th नेशन बन चुका है जिन्होंने सैटेलाइट को स्पेस के अंदर भेजा है अपनी टेक्नोलॉजी के तहत, मतलब बाहर की किसी कंट्री से मदद नहीं ली है। और साउथ कोरिया ऐसा भी जो है वो 7वां कंट्री बन चुका है जिसने ये लॉन्च व्हीकल भी जो खुद डेवलप किया है और सैटेलाइट्स को उस लॉन्च व्हीकल के थ्रू जो है वो भेजा है, जिसका वेट जो है वो 1 टन के ऊपर है। ऐसी कंट्रीज और रशिया है, इंडिया है, जापान है दोस्तों, चाइना है, फ्रांस है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और आप कह सकते हो साउथ कोरिया जो है वो ऐसी 7वीं कंट्री जो है वो बन चुका है। और नूरी को अगर डेवलप किया गया है तो इंडिजीनियसली रॉकेट टेक्नोलॉजीज के थ्रू डेवलप किया गया, मतलब आप कह सकते हो कि सारा का सारा कुछ साउथ कोरिया ने खुद डेवलप किया गया है। डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक टेस्टिंग खुद की है, लॉन्चिंग खुद की है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इससे क्या होगा कि साउथ कोरिया का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं ल्यूनर मॉड्यूल, जिसमें वो मून मिशन के ऊपर जाएंगे 2031 में, उसके लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। और 2010 से इसके ऊपर फंडिंग जो है वो चल रही थी और लगभग $2 ट्रिलियन जो है वो साउथ कोरिया इसके ऊपर खर्च कर चुका है। और इसको कहा गया है नूरी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। और नूरी जो है वो एक 3 स्टेज रॉकेट डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसमें 1.5 टन सैटेलाइट जो है वो रखी जा सकती है और 600 से 800 किलोमीटर जो है वो अर्थ के ऊपर भेजी जा सकती है। अभी जो टेस्टिंग की गई थी उसमें 1.3 टन का जो डम्मी सैटेलाइट था वो स्पेस में भेजा गया है। तो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ कोरिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट स्पेस रॉकेट जिसका नाम है नूरी, उसको स्पेस में भेजा गया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
कार्ड 91 ने जो है वो एक पार्टनरशिप की है कौन से बैंक के साथ मिलके, ताकि पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सके। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि कार्ड 91 जो है वो एक बैंक की मदद से जो है वो क्रेडिट कार्ड या को ब्रांडेड कार्ड जो है वो इशू कर सकता है बिजनेसेस के लिए, और ये टाई अप इन्होंने किया है येस बैंक के साथ। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के नाम से जो है वो कुछ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो इशू करवाना चाहते हो, तो आप कार्ड 91 की हेल्प ले सकते हो। येस बैंक जो है वो कार्ड इशू करेगा, रुपए की मदद से जो है इसको इशू किया जाएगा। मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी ये टाई अप किया गया है। तो कार्ड 91 एक ग्लोबल पेमेंट इशुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसने येस बैंक और रुपए के साथ ये टाई अप किया है। तो कार्ड 91 जो है वो एक आप कह सकते हो इंडियन पेमेंट सिस्टम में अपनी छाप छोड़ना चाहता है इस पार्टनरशिप के थ्रू। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो है वो कार्ड 91 अलग अलग बिजनेसेस को इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की सहायता करेगा पेमेंट्स के लिए, चाहे वो को ब्रांडेड कार्ड्स हों, चाहे वो नॉन ब्रांडेड कार्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो, वो दोनों चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप कह सकते हो इनोवेटिव सोल्यूशंस होंगे बिजनेसेस के लिए, ताकि वो भी अपने बिजनेसेस को बढ़ा सकें। तो कार्ड 91 एक प्लग एंड प्ले पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बिजनेसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो को ब्रांडेड कार्ड्स या पेमेंट सिंप्लीफाई जो है वो कर सकें। तो आप कह सकते हो इसमें हर तरह की सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि किस तरह से पेमेंट्स को रेगुलेट करना है, किस तरह से पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, लेंडिंग किस तरह से होगी, पैसा किस तरह से इशू किया जा सकता है, कस्टमर सर्विस, ये सारी सहायता जो है वो बिजनेसेस को कार्ड 91 प्रदान करेगा। लेकिन कौन से बैंक की मदद से? येस बैंक और रुपए की मदद से। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंट्री ने 122 मिलियन डॉलर जो है वो इंडिया को फंड दिया है ताकि इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर इंडिया काम कर सके और कोई भी प्रॉब्लम आने वाले फ्यूचर में इस तरह की ना आए जैसे कोविड-19 के दौरान आई है? और ये फंड दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो यूएसए का एक सेंटर है जिसको कहते हैं सीडीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसने ये 122 मिलियन डॉलर जो हैं वो इंडिया को प्रदान किए हैं। लेकिन इंडिया को प्रदान करने का मतलब है कि ये टॉप की 3 इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को दिए हैं ताकि इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर। एक है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो दिल्ली में स्थित है, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो इस तरह की फंडिंग आप कह सकते हो कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशन है वो आपस में कॉपरेट कर सकते हैं, इस फंडिंग को यूज कर सकते हैं और आने वाले एपिडेमिक्स के ऊपर जो है वो कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि इस तरह के थ्रेट्स को रोका जा सके और कई इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो तैयार किए जा सके। और ये फंडिंग 5 साल के लिए है, 2022 सितंबर से लेकर सितंबर 2027 तक ये फंडिंग को किया गया है। तो एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो आपने जरूर याद रखनी है, 122 मिलियन डॉलर। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन। अगला क्वेश्चन एक लास्ट रह गया हमारा पिक्चर से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के दौरे पे बेंगलुरु में गए थे और वहां पे इन्होंने कई फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखे हैं, कई चीज़ों का उद्घाटन किया। 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने वहां पे उद्घाटन किए और कुछ स्टार्ट किए, जिसमें से आपको पता है कि ये कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि योगा डे के टाइम पीरियड पे ये एक मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैसूर पैलेस ग्राउंड गए हुए थे मैसूरू में। तो आपने याद रखना है कि 8th इंटरनेशनल योगा डे जो है वहां पे सेलिब्रेट करके आए हैं। थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और इन्होंने साथ ही साथ बेंगलुरु के अंदर जो है वो एक आप कह सकते हो कि इंडिया का पहला एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जिसका नाम है एम विश्वेश्वराय रेलवे स्टेशन। उसका उद्घाटन किया जिसकी लागत 315 करोड़ रुपए की आई है। तो और भी कई 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो बढ़ चुका है, कितना बड़ा है अकॉर्डिंग टू SRS डाटा? तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि SRS का मतलब है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो रिपोर्ट है वो 2015 से लेकर 19 तक की है और ये रिपोर्ट देता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, उसकी तरफ से रिपोर्ट दी गई है। और इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 69.7 ईयर्स तक पहुंच चुका है, लेकिन ये ग्लोबल एवरेज से अभी भी कम है। तो ग्लोबली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो 72.6 है, लेकिन इंडिया का 69.7 है। लेकिन अगर आप पिछली बार से कंपेयर करोगे तो 2 साल जो है
वो जरूर बढ़ चुका है। तो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 20 साल बढ़ चुका है। अगर इसको कंपेयर करोगे 70-75 के डाटा के साथ, पहले 49.7 था, अभी 69.7 है। और 2015-19 में अगर आप देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा देखी गई है एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में, क्योंकि इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 75.9 ईयर्स है। और सबसे कम देखी गई है दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65.3 ही आई है। और क्या आपको पता है कि क्या मतलब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का? इसका मतलब है ऑन एन एवरेज जो है वो एक बंदा कितने साल जो है वो जी रहा है आजकल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम नेशनल लेवल को देखें तो मेल्स का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 68.4 है, फीमेल्स का थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो 71.1 ईयर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, क्योंकि इसमें हर साल एक ऐसा डाटा दिया जाता है जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की एक साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हो रही है वो पता लग जाता है, बर्थ रेट पता लग जाता है, डेथ रेट पता लग जाता है, और भी कई तरह के इंडिकेटर हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड हमें यहाँ से पता लग सकते हैं। तो आपने एग्जैक्ट डाटा याद रखना है 69.7 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि वो अपने मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान को बेच सके? तो ये टाई अप हुआ है PolicyBazaar.com के साथ। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। सिर्फ क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखें। तो ये जो डिजिटल प्लान है मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान, ये आप जो है वो या तो PolicyBazaar.com पे खरीद सकते हो या फिर मैक्स लाइफ की जो साइट है उसके ऊपर भी खरीद सकते हो। तो इसमें आप कह सकते हो कि आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगी अप टू 6.14%। इसमें आपको लाइफ कवर प्रोटेक्शन भी मिलेगा और मंथली प्रीमियम आपको देना होगा इसमें 3000 तक, उससे ये स्टार्ट हो रही है पॉलिसी। और ये पॉलिसी बाजार की साइट के ऊपर भी खरीदा जा सकता है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वो हैं प्रशांत त्रिपाठी जी, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन का सबसे पहला इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच जो है वो कौन से दिन मनाया गया? जो आप बोलते हो कि कहीं वो वायलेंस तो नहीं क्रिएट कर रहा, किसी के लिए जो है वो समुदाय को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, तो उसको बचाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। पहली बार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है 18 जून को दोस्तों इसको मनाया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ काउंटरिंग हेट स्पीच ये 20 को नहीं दोस्तों 18 जून को मनाया गया। तो इस दिन का मेन मकसद यही है कि किस तरह से हेट स्पीचेस जो है वो बढ़ रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको किसी ना किसी तरह से रोका जा सके। और यूनाइटेड नेशन का ये मानना है कि कम्युनिकेशन के दौरान जो भी चीज़ बोली जाती है, आपकी राइटिंग हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे बोल के बताना हो, जिसमें आपने कोई ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया है जिससे जो है वो किसी को नुकसान हो रहा है, किसी समुदाय में लड़ाई हो गई, तो उसको हेट स्पीच के तौर पर जाना जाएगा। और अगर हम एजुकेशन को बढ़ा दें तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। इस तरह की स्पीचेस को कम कर सकते हैं। यही इसका थीम जो है वो रखा गया है। इसी के साथ आते हैं अब अगला क्वेश्चन, जो कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अंदर कुछ रूल्स को अमेंड किया है। पहले ये रूल्स 2018 में आए थे, अब 2022 में आए हैं। और इन रूल्स का यही मकसद है कि किसी ना किसी तरह से जो है वो पेनल्टीज जो हैं वो आप कह सकते हो बढ़ाई जाएं अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की आप रूलिंग्स को नहीं मानोगे। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसको एक बार रीड जो है वो जरूर करना है। आरबीआई ने डेडलाइन जो है वो 3 महीने की बढ़ा दी है, अक्टूबर 1, 2022 कर दिया, ताकि कार्ड रूल्स जो उनकी मास्टर गाइडलाइंस थी कार्ड्स की उसको जारी किया जा सके। पहले ये गाइडलाइंस 1 जुलाई 2022 को जारी करनी थी, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2022 को ये जारी होंगी, जिसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स की सिक्योरिटाइजेशन के लिए आरबीआई ने मास्टर गाइडलाइंस को इशू किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ने $122 मिलियन जो है वो इंडिया को दिए हैं ताकि इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर काम कर सकें। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। डीबीएस बैंक इंडिया ने 9.9% स्टेक जो है वो खरीद लिया है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, जिसका नाम है स्वयंकर्मा फाइनेंस। और स्वयंकर्मा फाइनेंस को 9.9% खरीदने का मतलब है कि डीबीएस बैंक जो है वो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करेगा छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो लैंडिंग और को लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर एंटर कर सके। तो डीबीएस बैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इंडिया में है सुरोजीत सोम। याद रख सकते हो, सुरोजीत सोम। इंडियन आर्मी की जो नदन कमांड है उसने 51st रेसिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया है, क्योंकि इसको बनाया गया था 17 जून 1972 में। और इसका मेन मकसद था कि सिक्योरिटी चैलेंजेस को जो है वो पूरा करना, लाइक टेररिज्म को ख़त्म करना, या आप कह सकते हो अंदर ही अंदर जो लड़ाई चल रही है जम्मू कश्मीर में उसको किसी तरह से रोक लेना। और इसका जो हेडक्वार्टर है नदन कमांड का वो कहाँ पे है? वो है उधमपुर में। आप याद रख सकते हो, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में। यूनाइटेड नेशन का सबसे पहला इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच है वो 18 जून को मनाया गया। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 22 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हु वाज अवॉर्डेड विद 2022 टेम्पल्टन प्राइज। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेम्पल्टन प्राइज है क्या। टेम्पल्टन प्राइज जो है वो हर साल दिया जाता है एक लिविंग पर्सन को, और इसको फंड किया जाता है जॉन टेम्पल्टन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्योंकि इसको जॉन टेम्पल्टन ने स्टार्ट किया था 1972 में, और ये सबसे पहली बार दिया गया है 1973 में। किसको? मदर टेरेसा को। याद रखना है, सबसे पहली बार दिया गया था। इस प्राइज का ओरिजिनली मकसद सबसे पहले यही था कि जो लोग रिलीजन के फील्ड में उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन बाद में इन्होंने कह दिया कि साइंस के रिलेटेड अगर आप कह रहे हो कि साइंस और रिलीजन को दोनों आपस में मिक्स करके कोई आगे बढ़ा रहा है, तब भी हम उसको ये अवार्ड दे सकते हैं। इसीलिए 2001 तक इसका जो प्राइज का नाम था वो था टेम्पल्टन प्राइज फॉर प्रोग्रेस इन रिलीजन। उसके बाद 2002 से लेके 8 तक जो है वो इसका नाम क्या रहा है? टेम्पल्टन प्राइज फॉर प्रोग्रेस टूवर्ड्स रिसर्च और डिस्कवरीज अबाउट स्पिरिचुअल रियलिटी। मतलब आप कह सकते हो रिलीजन के अंदर अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर आता है तो उसको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। और 1973 में सबसे पहली बार मदर टेरेसा को दिया था। 2022 में ये फ्रैंक विल्जेक को मिला है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट भी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों आप हमारे हर तरह के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और आप साथ में टेलीग्राम। और टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा अपनी लाइफ का ध्यान रखेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।